बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उनसे जुड़ी खबरों के बारे में। और आज जैसा भी आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तान के लिए किसी हद तक सेमीफाइनल में पहुंचने की राहें हमवार कर दी हैं। साथ साथ पाकिस्तान की टीम को भी अब अपने बाकी तमाम आने वाले मैचेस जीतना होंगे और अच्छे रन रेटे के साथ पाकिस्तान को मैचेस जीतना होंगे ताकि पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में पहुंच सके और फिर सेमीफाइनल में जाने की जो है पाकिस्तान की जो कोशिश है वो किसी हद तक जो है वो वावर साबित हो सके। आज के मैच को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें कि जिनको डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं FM 101 की मकबूल तरीन स्पोर्ट्स आरजे और आप इनको गाय बगाए हमारे शोज में भी देखते रहते हैं। बड़ा जबरदस्त इनका यूट्यूब चैनल भी आजकल प्रोग्रेस कर रहा है। एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं एनुस ज़हरा को। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। मैच देखा आज आपने? जी मैच देखा और आज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुशी आईसीसी को हुई होगी कि ये जो आज का मैच जीत लिया न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानियों को और आईसीसी को, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा आप सोच सकते हैं कि फायदा किसका है, पाकिस्तान के अलावा और हमारी खुशी के अलावा। हमारी खुशी के अलावा भी, और जनाब उनका तो फायदा है जो है, लेकिन हमें आज थोड़ा सा एक नुकसान ये हो गया कि आज एनुस ज़हरा हमारे साथ अकेले मौजूद हैं क्योंकि हमारे जो मोहसिन घीवाला साहब हैं वो कबर हफीज साहब जो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके अपनी गुनागो मसरूफियात की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, आज के शो में भी बहुत कुछ है क्योंकि अगर आज मोहसिन घीवाला और कमर हफीज साहब मौजूद अगर नहीं है तो आज भी शो में बहुत मसाला मौजूद है क्योंकि आज हमें आपसे थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करने वाले हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब बजरिया टेलीफोन कॉल। और उसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट के दरून खाना मामला को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो कुछ हुआ उसकी समरी आपकी टीवी स्क्रीन पे कि आज के मैच में क्या हुआ, जहां पे एक और ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की क्विंटन डी कॉक ने और चौथी सेंचुरी उन्होंने स्कोर कर दी है। और अब रोहित शर्मा से एक वर्ल्ड कप की 5 सेंचुरियों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक सेंचुरी पीछे डसन ने जो आज के मैन ऑफ द मैच भी रहे 133 रन की इनिंग खेली, 114 डिकॉक, मिलर के 53 रन, 2 विकेटें हासिल की थी साउथी ने। और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम महज 35.3 ओवर में 167 रन बनाकर आउट हुई। फिलिप्स ने बड़ी उम्दा मज़ाहमत की, 60 रन की इनिंग खेली, 33 रन बनाए विली यंग ने और इसके अलावा 4 विकेटें हासिल की महाराज ने। 190 रन के बड़े मार्जिन से एक कामयाबी जनाब हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका टीम ने फाइनल जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टॉप की पोजीशन हासिल की। एनुस ज़हरा से पहले इस मैच को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे और इसी दौरान हमें मोहसिन हसन खान साहब भी ज्वाइन करेंगे बजरिया टेलीफोन कॉल। एंड सबसे पहले बताइए कि जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका खेल रही है, एक डिफरेंट साउथ अफ्रीकन टीम नज़र आ रही है। इस तरह से डसन ने भी रन कर दिए, इसके अलावा डी कॉक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, बॉलिंग बैटिंग कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। एक्चुअली साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें सो अच्छा तो खेल रहे हैं और जो इनकी डिफरेंट अप्रोच है वो ये है कि इंग्लैंड की तरह लाठी चार्ज नहीं करते। ये आते हैं, थोड़ा सा पहले स्लो खेलते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोग्रेसली आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल जो आखिर के 10 ओवर्स होते हैं उसको तो T10 बना देते हैं। आप भी देखें कि आखिर के आज मेरे ख्याल से 7 ओवर्स में 100 रन इन्होंने बनाए हैं। सो ये इनकी खास बात है। लेकिन जो आज का मैच है इसके अंदर अगर साउथ अफ्रीका की एक बात जो हमने नोट की है कि अभी तक जो इन्होंने मैच जीते हैं, लाइक अगर ये जो 11वां ODI है उसमें से 10 जो जीते हैं वो पहले टारगेट सेट करते हुए जीते हैं। अगर साउथ अफ्रीका चेस करेगी तो आपको डिफरेंट साउथ अफ्रीका दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान खिलाफ हुआ था। तो बस ये एक इनका पॉइंट है। बाकी तो साउथ अफ्रीका बड़ा अच्छा खेली और आज जैसे कि टॉस जीत के खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी न्यूजीलैंड ने कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि फॉर्म में है और जब पहले खेलते हैं तो डोमिनेट करते हैं तो उनको जब आपने दावत दी तो फिर उन्होंने खूब आपकी पिटाई की। डीकॉक के लिए क्या कहेंगे? डीकॉक की 4 सेंचुरियां इस वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा की 5 सेंचुरियों की से एक सेंचुरी के पीछे है वो और उम्मीद है कि शायद बराबर भी कर दें इस रिकॉर्ड को और तोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल, डी कॉक विकेट कीपर बैटर की अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है उसके कामयाब तरीन विकेट कीपर बैटर वो बन चुके हैं। सो ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। और देखिए वो ओपन करते हैं, अगर डी कॉक को हम देखें, रोहित हो गए या डी कॉक हो गए या वहाँ से विलियंग हो गए या रचिन हो गए, ये ओपन करने वाले हैं। और अगर आप इनके ओपन करने का अंदाज देखेंगे तो जब ये टारगेट सेट कर रहे होते हैं एक डिफरेंट अप्रोच से खेल रहे होते हैं, जब ये चेस कर रहे होते हैं एक डिफरेंट अप्रोच से खेल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो डी कॉक जिस फॉर्म में है, आज उनसे क्वेश्चन भी हुआ था, मेरे ख्याल से उनको रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए है। बीच में भी रिटायरमेंट जी उन्होंने कहा है कि मैं ले लूंगा, लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में ऐसा एकदम से उनका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से तो उनको सोचना चाहिए अपने जो उन्होंने सोचा
है। आपने एक ओपनर की बात की, तो इस वक्त हमें एक ज़बरदस्त ओपनर ने ज्वाइन किया, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब आज हमारे साथ शो में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट ही हैज़ ज्वाइंड अस ऑन टेलीफोन कॉल। शो में हमारे साथ अब शो का हिस्सा बने, इस शो को रौनक बख्शी मोहसिन हसन खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल सर, हम आपको यहाँ पे स्टूडियो में मिस कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और टेलीफोन कॉल पे आप हमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले सर ये बताएं कि अभी मैं और एन डिस्कस कर रहे थे कि टॉस जीत के जो पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया न्यूजीलैंड ने, क्या ये सुसाइडल अटेम्प्ट थी? आई थिंक अली, सबसे पहले तो आपको और एन को और सारे मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसमें ये कहूंगा कि देखिए, आई थिंक न्यूजीलैंड ने प्रॉब्ली सोचा कि पिचेस तो बैटिंग विकेट बन रही हैं, हम देखते हैं कि इनको किस तरह हम कितना कंटेन करते हैं और कंटेन करने के बाद हम इनको उसके हिसाब से चेस करेंगे, बिकॉज न्यूजीलैंड की बैटिंग भी बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। नंबर 10, 9-10 तक तो उनकी बैटिंग चलती है पूरी। तो आई थिंक यहाँ उन्होंने ये समझ के डिसीजन लिया। लेकिन अली, मैं यहाँ जरूर एक बात कहूंगा, हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका की कितनी जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रही है। और आपको, हम सबको याद है कि नीदरलैंड से याद है, इसको बहुत बड़ा अपसेट हो गया था शुरू में, और नीदरलैंड के हारने के बाद ये टीम ऐसी, इसने अपना प्रॉमिस शो किया है कि हर दो, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, जो साउथ अफ्रीका से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बहुत जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने बड़ा एक स्कोर किया पहले, और जिसमें डिकॉक इज प्लेइंग आउटस्टैंडिंगली वेल, उसकी सेंचुरी, मतलब फिर उसने सेंचुरी की है, क्लूसन ने भी सेंचुरी की है। तो ये, आई मीन, दे प्लेइंग एज अ टीम। मिलर ने भी कल रन्स किए। मैं देख रहा था कि इनकी टीम स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देती जा रही है, और एक ज्यादा कॉन्फिडेंट टीम लग रही है चारों डिपार्टमेंट में। कप्तान उनका, आई थिंक, किसी को मैं कभी वो नहीं करता नीचे, लेकिन एक एज अ बैट्समैन एक इतना बड़ा प्लेयर नहीं लगता, ठीक ठाक लगता है, लेकिन कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहा है। और ये बड़ा अच्छा एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर कोई प्लेयर अच्छा हो और कैप्टन बहुत अच्छा हो, तो ये भी टीम को बहुत बड़ा फायदा होता है। और फिर टीम के सारे लड़के चिप इन कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ जितने भी साउथ अफ्रीका की तारीफ की जाए अली, तो कम है कि जो वो ऑलराउंड क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग भी सुपर्ब, बॉलिंग बड़ी सुपर्ब, आउट भी करते हैं, रन्स भी कंटेन करते हैं, और उसके बाद उनकी कैप्टनसी भी अच्छी हो रही है। डिकॉक के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक बड़े जबरदस्त ओपनर थे, और डिकॉक जिस अंदाज से इनिंग को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर एक 4 सेंचुरियां इन सिंगल वर्ल्ड कप वो अब तक कर चुके हैं। रोहित शर्मा की 5 सेंचुरियों से 1 सेंचुरी पीछे। इस फॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, फॉर्म उसकी आउटस्टैंडिंग फॉर्म है अली। एक तो वो वैसे ही बड़ा टैलेंटेड था हमेशा से, लेकिन अब वो अभी उसने कुछ रिटायरमेंट वगैरह की भी अपनी बात की है। मैं गलत तो नहीं हूँ? ऐसी कुछ कहा है ना उसने? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही कहा। हाँ, तो अब वो देख रहा है कि, मैं कल उसे सुन रहा था कि उसको मैच के बाद उसका एक इंटरव्यू जब कर रहे थे इंडिविजुअली, तो कह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाते जाते कुछ बड़ा अच्छा साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए करता जाऊँ। और मुझे तो लगता है कि अभी इसको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि अभी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को, आई थिंक, ऐसे प्लेयर्स जो हैं, सीनियर प्लेयर्स चाहिए कि जो टीम को पूरी तरह सेटल करें, फिर छोड़ के जाएं। लेकिन और इनिंग्स की कमाल ये है कि अली, वो 100 तो करता है, लेकिन टोटली डोमिनेट करके करता है ऑपोजिशन को, उनको आउट क्लास कर देता है बिल्कुल उनकी बॉलिंग को, और जिससे दूसरे बैट्समैन को बड़ा फायदा हो जाता है, पूरी बैटिंग लाइनअप को बहुत फायदा हो जाता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था हमेशा से, लेकिन इतना एंडिंग पीरियड पे इतना जिम्मेदारी से वो अपना रोल निभा रहा है एज एन ओपनर, फिर उसके बाद विकेट कीपिंग करता है। बड़ी बात है अली के 100, 125, 150 करे, फिर उसके बाद 50 ओवर विकेट कीपिंग करे, या पहले विकेट कीपिंग करे फिर रन्स करे, जो भी होता है पहले या बाद में बारी। तो आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो इसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि अपनी टीम को अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है जिस तरह, और फिर इनपुट बड़ा जबरदस्त देता रहता है। आपने नोट किया होगा एज अ विकेट कीपर ये कैप्टन को बड़ा अच्छा अपना इनपुट देता रहता है, फील्ड प्लेसमेंट के बारे में, बॉलिंग चेंजेस के बारे में। तो आई थिंक इज प्रूविंग हिमसेल्फ एज अ वेरी वेरी यूजफुल प्लेयर फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है सर, एन ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एन भी सवाल करना चाह रही हैं। मोहसिन हसन खान साहब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ जी। एन फरमाइए। मोहसिन हसन खान साहब, आपने यहाँ पे अभी कैप्टनसी की बात कर रहे हैं आप बोआमा की, तो ये अचानक से मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि हम कैप्टनसी की बात करते हैं, सो हमारे जहन में हमारे कैप्टन आ जाते हैं बाबर आजम। सो क्या आप समझते हैं कि बेशक बोआमा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सो कैप्टनसी वो इतनी अच्छी कर रहे हैं कि वो बाबर आजम को भी कहीं वो ओवरशैडो हो रहे हैं, यानी कि बाबर आजम से ज्यादा अच्छी वो कैप्टनसी कर रहे हैं?
एंड आपका सवाल बड़ा लॉजिकल है। देखिए, कैप्टन जब आदमी होता है तो उसको दो दो जिम्मेदारियां निभाने पड़ती हैं, और ये अपना बाबर जो है ये अपना टॉप बैट्समैन में से भी आता है। तो हम जब भी देखिए, बनाने वाले को ये सोचना चाहिए। मैं तो एक बात में बिलीव करता हूँ, हमेशा मैं जैसे आपके प्रोग्राम में अली के साथ ही कहता रहता हूँ मैं कि देखिए, जो लाया है पहले आप उससे पूछें कि लाया कौन है। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि उसके ऊपर तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना, फिर उसके बाद बैटिंग उसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत हद तक उसके स्कोर पे। इसी वजह से ऊपर जाके कोच करता है कि मैं पूरे ओवर्स खेलूं, आखिर तक जाऊं। तो ये जिम्मेदारी आमतौर पे इतनी आसानी से उठाई नहीं जा सकती। तो उसमें कभी कभी कैप्टनसी डिस्टर्ब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या कभी खेल डैमेज हो जाता है। तो यहाँ और बाबर का मैंने एक बात नोट की है, बाबर माशाल्लाह इज अ बैट्समैन। मैं आई हैव अ ग्रेट फॉलोइंग फॉर हिम, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। लेकिन कैप्टनसी में क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके ऊपर, और स्पेशली जब कहीं मैच जाके लंबा जाता है या मैच एंड फंसता है, तो वहां पे बहुत डिपेंड करता है कि कैप्टन क्या डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं डेफिनेटली। अच्छा मौसम भाई, कल जो है श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैच है, जिस तरह एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने आउट क्लास किया था श्रीलंका को। कल आपको लगता है कोई जो श्रीलंका रिवेंज गेम होगा श्रीलंका के लिए, या इंडिया जिस फ्लो में जा रहा है आपको लग रहा है कि एक और जीत उनकी मुंतजर है? इंडिया अली नो डाउट बहुत फ्लो में जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ खेल रहा है। वही तीनों, जैसे हमने इनको भी देखा, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, इवन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त कम बैक कर दिया है। तो इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। श्रीलंका आई थिंक पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, बीइंग अ यंग टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। और कुछ पता नहीं होता है इसमें कि क्या एकदम से हो जाए। जब एक यंग टीम ट्राई कर रही हो पूरी तरह, फिर मैथ्यूज उसमें आ गया है, तो उनको एक एक्सपीरियंस भी साथ बीच में इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका कोई ऐसा अपसेट कर पाएगी। लेकिन अली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये जो शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट है इसमें अपसेट्स हो जाते हैं, जो हो चुके हैं, इस वर्ल्ड कप में भी हो चुके हैं। यही साउथ अफ्रीकन टीम नीदरलैंड से हार गई थी, जो कि बिल्कुल बेबी ऑफ द वर्ल्ड कप है। तो इस चीज को देखते हुए आई थिंक श्रीलंका फाइट तो करेगी, लेकिन अली इंडिया भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, ऑलराउंड चारों डिपार्टमेंट में। तो आई थिंक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ब्रेक में कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? बस आप खुश रहिए, आप खुश रहिए। आप बाद में फिर देख रहा हूँ बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप भी, एंड भी आपका पूरा सेट वेट सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह शो बहुत अच्छे जा रहा है। आप अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे, आपको और सबको। हम सब कोशिश कर रहे हैं अपने GTV के लिए अच्छे प्रोग्राम्स करें। और अली वंस अगेन बहुत शुक्रिया, और एन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन हसन खान साहब। आज आप हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने कोशिश की विजडम का, आपका एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं और आज के मैच को डिस्कस करें, साथ साथ आपकी जो ओपिनियन को हम शेयर करें कि जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच कल खेला जाएगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे जनाब कल जो मैच खेला जाएगा, जहाँ पे इंडिया और श्रीलंका की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबले होंगे। अब तक जो दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले उनकी क्या तफसीलात रही, इसको आपके दिखाएंगे स्क्रीन पे। जो हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफ़ा नकीन ने टेम्पलेट तैयार की है कि अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो मजमूई तौर पर सूरत हाल रही, 167 मैचेस खेले गए। 98 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की, श्रीलंका ने 57 मैचेस जीते, 11 मैचेस का नतीजा सामने नहीं आया। जबकि इंडिया ने 54 जो मैचेस खेले गए उसमें से 39 मैचेस में इंडिया ने कामयाबी हासिल की, 12 में श्रीलंका ने फतह हासिल की। 3 मैचेस के नतीजे नहीं आए। 2021 से 2023 तक जो 8 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के दरमियान, उसमें 7 मैचेस इंडिया ने जीते, 1 में श्रीलंका को कामयाबी मिली। और वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के दरमियान और दोनों टीमें 4-4 मैचेस जीती और 1 मैच का नतीजा नहीं रहा। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस खेले गए उसमें अब आखिरी जो 12 मैचेस खेले गए, आखिरी 12 मैचेस में टीम इंडिया नाकाबिले तस्खीर रही है, नाकाबिले शिकस्त रही है। तो आखिरी 12 मैचेस में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो
टीम इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त रहा। और कल जो मैच खेला जाएगा ये जनाब खेला जाएगा 2 नवंबर को, और 2 नवंबर 2014 को जो इन दोनों टीमों के दरमियान मैच खेला गया था उसमें 169 रन के बड़े मार्जिन से टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की थी। तो हर तरह के आंकड़े जो हैं वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ना कि टीम भी अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, 12 मैचेस भी जीत चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मैचेस नहीं है कोई हम अंडों की बात करेंगे, 1 दर्जन मैचेस जो है वो जीत चुका है इंडिया। तो हर चीज़ फेवर कर रही है, हर चीज़ सूट कर रही है टीम इंडिया को। वो इस वजह से सूट कर रही है कि इंडिया जो है वो अपनी एक फॉर्म उसको कंटिन्यू करती आ रही है। जो इंडिया एक स्ट्रांग होती थी उसे उसी तरीके से वो रही है, कंटिन्यू किया है। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वो जो वर्ल्ड नंबर 1 थी और वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद आप जानते हैं कि डाउनफॉल आया और अभी भी वो एक स्कैटर्ड टीम है, उस तरह से प्लेयर्स नहीं है। और जिस तरह से इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को मारा था तो वो डर भी पता नहीं उनके दिल से निकला होगा या नहीं अभी वो निकला होगा, क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया ने हराया था फाइनल को। सो कल का जो मैच है लगता तो ऐसे है कि 1 साइडेड होगा, क्योंकि श्रीलंका भी अफगानिस्तान से भी हार के आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप डाउन होते हो। वैसे इतनी भी बुरी टीम नहीं है। सो लगता तो ऐसे है कि इंडिया बड़ी आसानी से जीत जाएगी। वीक लिंक्स की बात करता हूँ, ठीक है, हर चीज़ तो वो ज़बरदस्त कर रहे हैं। आपको लगता है शुभमन गिल को कल परफॉर्म करना होगा, क्योंकि शुभमन गिल जिस क्लास के बैट्समैन है, जिस अंदाज के वो प्लेयर हैं, अब तक वो पोटेंशियल शो नहीं करें। 25-30 रन करते हैं फिर आउट हो जाते हैं। और रोहित शर्मा को इब्तिदा में बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन इनिंग उस तरह से आगे नहीं बढ़ाते इस तरह रोहित शर्मा लंबा लेके चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आज रोहित शर्मा से हुआ भी था, इसी किस्म का क्वेश्चन हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से कि आप सेल्फलेस खेलते हैं लेकिन आप थोड़ा सा शायद स्लो खेलते हैं या इसी तरह की कुछ बात थी। तो उन्होंने यही कहा था कि जब मैं ओपन करता हूं तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं एक टोन सेट करूं टीम की। और रोहित की अगर आप उनको देखें तो जब वो पिछले मैच में इंडिया की टीम मुश्किल में थी और मुझे ऐसे वो लग रहा था कि इंडिया की टीम ने अभी तक टारगेट सेट नहीं किया, चेस करते रहे हैं, तो कुछ मुश्किल हो सकती है। और वो मुश्किल में आए थे लेकिन तब उनको मुश्किल से निकाला उनके मिडल ऑर्डर ने, क्योंकि अभी तक जितने ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं हम देख रहे थे कि 4-5 शुरू के खिलाड़ी आके अच्छा स्टार्ट मिल गया, फिर कोहली ने परफॉर्म कर दिया, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर केएल आ गए और अच्छा सा वो हार्दिक ने परफॉर्म कर दिया और मैच वो जीत गए। जो उनका जो टेल थी ना उस पर अभी तक प्रेशर नहीं आया था, लेकिन जब लास्ट मैच में आया तो उन्होंने उसमें भी परफॉर्म किया। आप देखें कि किस तरह से जो कुलदीप हैं या स्काई हैं उन्होंने कितनी सेंसिबल वे में बैटिंग की। अगर आप पाकिस्तान को इसके मुकाबले में देखें, क्योंकि देखिए हम तो हर चीज़ को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, हमारी टीम है। सो मैं जब इंडिया लास्ट टाइम खेल रही थी मैं यही देख रही थी कि जब पाकिस्तान लास्ट मैच अपना साउथ अफ्रीका से खेल रहा था तो हमारी अप्रोच क्या होती है, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम पूरे 50 ओवर नहीं खेलते, हम कहते हैं बस जल्दी से चौके छक्के मारे और जाएं। 7 में से 4 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि आप 50 ओवर खेल ही नहीं सके। लेकिन इंडिया की इसके मुकाबले में अप्रोच ये थी कि हम 50 ओवर खेलें। कुलदीप ने और वो जो आए थे बुमराह, उन दोनों ने मिलकर भी स्काई के साथ पार्टनरशिप लगाई है। वो तो आखिर में आउट हो गए एक बॉल के ऊपर बुमराह, वरना वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। मतलब उनकी जो अप्रोच है ना वो बड़े सेंसिबल वे में खेल रहे हैं। मुझे ऐसे, और जब आप सेंसिबल वे में खेल रहे होते हैं, जेल होते हैं और मुसलसल जीत रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंट आता है आप में, जैसे कि पाकिस्तानी टीम में आया। अब हमारे पास तो कॉन्फिडेंस आ गया जी, अफगानिस्तान से जीत के, नेपाल से जीत के या अभी बांग्लादेश से जीत के हम बड़े खुश हो रहे हैं। इंडिया की बात यह है कि बड़ी टीमों से भी जीतते हैं, छोटी टीमों से भी जीतते ही हैं। तो मैंने बात की, अगर वीक लिंक की बात करते हैं, जहाँ काम करने की जरूरत है, शरियास अय्यर शॉर्ट पिच में हमें थोड़े कमजोर नजर आते हैं। आपको लगता है कि शरियास अय्यर को भी थोड़ा सा जो टीम इंडिया को फोकस करना, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट नंबर पे वो खेलने के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, श्रेयस अय्यर को भी और शुभमन गिल का भी आपने कहा कि वो उस तरह से अपनी इनिंग्स को अभी तक ना कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये अय्यर के साथ भी यही मसला आ रहा है। लेकिन इंडिया में जो एक चीज़ जो उनके हक में जा रही है वो ये है कि जिस दिन एक बैटर परफॉर्म नहीं करता 2 आके कर देते हैं उसकी जगह। किसी एक ने नहीं किया, किसी एक बॉलर ने नहीं किया। जो टीम इंडिया इस वक्त रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के इर्द गिर्द घूम रही है, इन 3 में से अगर कोई किसी दिन कोई परफॉर्म ना करे तो टीम इंडिया प्रेशर में, मुश्किलात में आ सकती है, क्योंकि इन 3 में से एक तो लाजमी परफॉर्म करता ही है। हाँ, तो ऐसा तो लास्ट टाइम हुआ तो था कि कोहली आउट हो गए थे तो केएल ने आके कर दिया। जो उनके एक्सपीरियंस है ना, आप देखिए जो टीम होती है वो हमेशा अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के गिर्द ही घूमती है। और उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो एक्सपीरियंस उनके खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस दिन अब हमने देखा था कि लास्ट मैच में जो सिराज थे
वो नहीं चले तो शामी चल गए। मतलब किस्मत भी, जो आपने कहे ना आंकड़े, वो भी बड़े, किस्मत भी बड़ी मेहरबान हुई भी। आप ये आंकड़ों के अनुसार जो है जनाब टीम इंडिया से बड़ी मजबूत चल रही है। पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत है, जरा पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे कि पॉइंट्स टेबल पे अब जो है वो क्या सिचुएशन इस वक्त है और किस तरह से टीमें जो है वो आगे पीछे जा रही है पॉइंट्स टेबल के हवाले से। जनाब साउथ अफ्रीका की टीम आज के मैच में कामयाबी के बाद 12 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। टीम इंडिया के भी 12 पॉइंट है, लेकिन टीम इंडिया ने एक मैच कम खेला है साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया 6 मैचेस में 8 पॉइंट ले चुकी है और न्यूजीलैंड के 7 मैचेस में 8 पॉइंट है। पाकिस्तान के 7 मैचेस में 6 पॉइंट है। तो न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो पाकिस्तान को जो है सेफ पोजीशन दे सकती है अगर पाकिस्तान अपने आगे आने वाले मैचेस खेले। लेकिन साथ साथ अगर हम यहाँ बात करते हैं पॉइंट टेबल में पाकिस्तान की, तो ये माइनस में है पॉइंट टेबल और इसको पॉजिटिव भी किया जा सकता था। एन से भी बात करेंगे। साथ साथ मुझे इस वक्त टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम और एक ऐसी शख्सियत ने जो बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और जब भी बोलते हैं तो दिल से बात करते हैं। हम सबकी जान साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? बहन को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए, ये पॉइंट टेबल का मैं तस्करा कर रहा था। कल पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा मौका था। ये नेगेटिव जो पाकिस्तान का पॉइंट टेबल है इसको मजीद बेहतर कर लेते। कल रिजवान को नंबर 3 पे भेज सकते थे, कल थोड़ा इफ्तिखार को नंबर 3 पे भेज सकते थे। कल बाबर आजम खुद नंबर 3 पर आ गए और वो रन जो 28-29 ओवर में पाकिस्तान चेस कर सकता था बड़ी आसानी के साथ, वो थोड़ा स्लो खेले बाबर आजम, अपने स्टाइल के अंदाज, अपने स्टाइल के मुताबिक खेलें। तो आपको लगता है कि कल पाकिस्तान ने एक और चांस मिस कर दिया बाबर आजम की गलत स्ट्रेटेजी की वजह से? 200% बाबर को या इफ्तिखार को भेजना चाहिए था, रिजवान को भी इफ्तिखार को भेजना चाहिए था। बॉल और बैट के दरमियान जो इफ्तिखार खेल रहे हैं, क्लीन खेल रहे हैं, उनको मार सकते थे। और ये प्रेजेंट माइंड नहीं है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये जो हमारा पॉइंट टेबल था और हमें 3 ओवर पहले ही रन बना देने चाहिए थे। और इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई और फौरन लीडिंग कप्तान भी सवाल निशान बन के सामने आ गया। फिर जो आपके एनालिस्ट, जो कोचिंग स्टाफ है, उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिससे कि अल्लाह ताला भी हमारे साथ है, अल्लाह पाक भी मेहरबान हो रहे। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई और न्यूजीलैंड 195 रन से मैच हारी है। तो कहीं ना कहीं आपको डे में मैच खेलने के लिए, इस तरह की लंबी इनिंग खेलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि फकर एक ऐसा मॉडर्न क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं जो खिलाड़ी आया है, इसी तरह की फकर की हमें इनिंग की जरूरत है। अब्दुल्ला शफी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, सऊद शकील फॉर्म में। तो पाकिस्तान की शाहिनशाह अफरीदी, वसीम जूनियर, ये 4 खिलाड़ी ऐसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं और हमें न्यूजीलैंड को मैच हराना है। तो सेमीफाइनल समझ के खेले, जो 92 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा कप्तानी टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है। और अभी आपने 92 की बात की है, तो 92 को भी गुजरे 31-32 साल हो गए। पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी वहीं खड़ी नजर आ रही है। 92 में भी यही सूरत हाल थी कि जनाब अगर जो है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हरा दे तो हम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं। और जिस तरह लारा रन आउट हो गए थे, एक एंड पे खड़े रह गए थे, तो पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे जीत गया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था। आज 32 साल के बाद भी हम यही कह रहे हैं कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। जब हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, हम पता नहीं अपनी परफॉर्मेंस पे स्ट्रेट अवे कब सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, ये एक बड़ा लम्हा फिक्र है, बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एनुजैर और साजिद खान से मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे जनाब पाकिस्तान टीम में जो कैप्टनसी की एक म्यूजिकल चेयर शुरू हो चुकी है और इसमें जनाब हर्षा भोगले भी कूद पड़े। हर्षा भोगले ने ड्यूरिंग द कमेंट्री कहा कि बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी है, उन्होंने पीसीबी को आड़े हाथों लिया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो ये कैप्टनसी का जितना भी वलवला और जितना भी शोर है, इसकी जिम्मेदार लाहौर कलंदर है। साजिद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, लेकिन एन उज़ैर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एन, सबसे पहले तो बताइए कि बाबर आजम की इस मौके पर तारीफ करना हर्षा भोगले की जानिब से और शाहीन को ये कहना कि जी लाहौर कलंदर इनके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहा है, कहाँ तक आपको आप इनसे और कहाँ तक आपको लगता है कि सही है?
देखिए जो यहाँ तक हर्षल भोगले की बात है, हर्षा भोगले की, सो वो बड़े एक सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने बात की है, ये जो लाहौर कलंदर के हवाले से किया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से आप देखें, जिस तरह आईपीएल वहाँ पे है, पीएसएल यहाँ पे है, हम उस तरह से आईपीएल की जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं समझते हैं। तो इसी तरह से शायद हो सकता है वो इस तरह से ना उस चीज़ को समझ पा रहे हो जो यहाँ पे पीएसएल का एक निज़ाम है, जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं। और जहाँ तक उन्होंने पीएसएल के बाबर के हवाले से कहा है, वो कह सकते हैं क्योंकि उनका कैप्टन तो रोहित है जो कि परफॉर्म भी कर रहा है, खेल भी रहा है, हत्ता कि जिसका और उनके हाथ वो वाली बात है जिस पे बीतती है वही जानता जी, है। वो जानता है, बीत नहीं रही ना जी। और अब देखिए उनके हाथ ये होता है ना कि खाली रोहित को कैप्टनसी का ऐसा कोई फोबिया भी नहीं है कि मैं ही कैप्टन रहूं। हम देखते हैं कि बुमराह कैप्टनसी कर रहे हैं, कभी हार्दिक कर रहे हैं, सो वो कैप्टन को आजमाते भी रहते हैं। हमारे यहाँ तो कैप्टनसी पे बात करना ऐसे है कि जैसे आप बाबर की जी सोचना भी बना है और आप जैसे उनकी खानदानी विरासत की बात कर रहे हैं कि ये आप पता नहीं हम उनसे छीन रहे हैं। सो इस तरह की वो जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी सिचुएशन है, वो उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप उनकी टीम तो जीत रही है यहाँ पे। और जहां तक उन्होंने ये बात की है कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन मतलब नहीं बन सकते हैं या लाहौर कलंदर इंटरफेयर कर रहा है, सो देखिए जो हमारे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, रिजवान और बाबर, ये जो चार यार हैं, अगर ये कैप्टन आएंगे तो आपकी टीम चेंज नहीं होगी। सो ये तो उनकी बात ठीक है कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन नहीं बनना चाहिए, तो बल्कि इन चारों को नहीं बनना चाहिए, किसी नए बंदे को आना चाहिए है ताकि टीम में कुछ नया आए, नई अप्रोच आए। वैसे भी देखें ना, अब आप बार बार कहती हैं, आपने उस दिन भी कहा, मैं उसको जरा बाउंसर को टक्कर किया, मैं आज भी आपने कहा चार यार। वहां इंडिया में जब चार यार मिलते हैं तो बात बन जाती है। आपने सुना होगा ना गाना, यहाँ चार यार मिल रहे तो बात जो है वो खराब हो जाती है। यहाँ पे चार यार तो बड़ी साजिश के तहत आ रहे हैं ना, एजेंट्स की वजह से आ रहे हैं। एक बड़ा मशहूर हिट सॉन्ग बन जाता है, यहाँ चार यार मिल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऑलराइट, साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई ये बताइए, लाहौर कलंदर को जो है हर्षा भोगले ने कह दिया जनाब कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और बाबर आजम की कप्तानी के वाले से उन्होंने तारीफ भी कर दी है। अब जो हमारे मसाइल है, जो हमारा दुख है, वो हर्षा भोगले को क्या पता। देखिए हमारा मसला तो है ना, इसमें तो कोई दो नहीं है, लॉबी तो काम कर रही है ना। लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी को 2020 का कप्तान बनाने की कोशिश कर रही है। लाहौर कलंदर के जो करता धरता हैं और वो साबिक फास्ट बॉलर हैं, वो फ्रंट पे काफी एक्टिव हैं। वो जाके मोहसिन खान का भारी काम करने के चक्कर में, हालांकि मोहसिन खान को चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, इंजी का तो भारी काम कर दिया, खुद लेफ्ट चीफ सिलेक्टर। अच्छा, मैं आपको ये जरा अपडेट कर दूं, अपने नाज़रीन को भी अपडेट कर दूं कि मोहम्मद वसीम से बातचीत जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुकी है, लैपटॉप चीफ सिलेक्टर। हाँ तो जी देखिए, आप और हम हमेशा बात करते रहे हैं वो, क्योंकि आपको पता बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसकी वजह भी आप जानते हैं, एक फ्रेंचाइज के हेड कोच बनने में तो बहुत ज्यादा आपको पता है, बहुत ज्यादा इसलिए बातचीत हो गई। आपने बहुत सही जगह पकड़ा कि पाकिस्तान सुपर लीग में वो फ्रेंचाइज के हेड कोच बन गए और काफी उनकी जो साथ बैठे हुए हैं उन्होंने भी काफी काम किया है। तो ठीक है, बात करें, मगर बात ये होनी चाहिए, मोहसिन खान से अच्छी कोई चॉइस नहीं थी, आप उनको बना देना चाहिए था। मगर बात ये हो रही है, लाहौर कलंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, पेशावर ज़ल्मी एक्टिव हो गए, इससे क्रिकेट आपका सफर हासिल कर रहा है। इस तरह कप्तानी से आप महरूम हो गए और हम फरन ऑफ लीडिंग बेबी ऑफ टीम सरफराज अहमद के हवाले से बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई बर्फ कप्तान ने उस टीम को सेट किया और आज भी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाना है, सरफराज अहमद को कप्तान हो, शाहीन और जो अपना शान मसूद को वाइस कप्तान होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी शेप में आ सकती है। आपका बैकअप बहुत अच्छा है, आप देखें ना, साइम अय्यूब बहुत टैलेंटेड अपकमिंग प्लेयर है, फिर आपका असद शफीक फॉर्म में आ गया, अब्बास फॉर्म में बहुत अच्छे, मगर प्लेयर पावर खत्म होना चाहिए, प्लेयर एजेंट ने क्रिकेट को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान की मौजूदा जो कोचिंग स्टाफ किया हुआ है वो फिर बाकी नाम मुझे बताओ अली सलमान साहब, कि पाकिस्तान में सिफारशी जर्नलिस्ट गए हैं कि मेरिट पे जर्नलिस्ट नहीं थे क्या, और वो जर्नलिस्ट जो गए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेरोल पे गए, अपने उस खर्चे पे गए। और ये चीज भी बताना जरूरी है, पाकिस्तान के इतने जर्नलिस्ट जो मौजूद थे तो हमेशा वर्ल्ड कप करने जाते, कवर करने जाते, उनके साथ आपकी डोमेस्टिक पे बड़ी गहरी आपकी डोमेस्टिक पे भी आपकी निगाह है। अभी ये सुनने में आ रहा है और सुनना भी क्या है बल्कि पता भी है कि जो अंडर 19 में जो कोचेस लगाए गए उसमें भी कुछ रिश्तेदार वगैरह लगा दिए गए।
हाँ, मेरे जराए बताते हैं, हमारे श्रीलंका से उसके लिए चेतन साहब के करीबी हैं, मेरे जराए बताते हैं उनको शायद लगा दिया गया है, तो 100% लगा दिया गया। तो ये चीजें गलत है ना। आप मेरिट के लोगों को लेके गहरी नजर है, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट खिलाइए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर को किए, तो इस तरह थोड़ी होता है। सिफारिशों से क्रिकेट आपकी बेहतर थोड़ी हो सकती है। जब सिफारिशी लोग सिस्टम में आएंगे, डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाएंगे, फिर इस तरह अंडर 19 में लोगों को लेके आएंगे, फिर कहाँ मेरिट रही। फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह काम कर रहा है, इस तरह काम थोड़ी होते भाई। फिर आपकी क्रिकेट जहाँ खड़ी है, 2 टीम जो मैच जीती है, एक उम्मीद की किरण कायम हुई है। इस तरह नहीं, शाहिनशाह अफरीदी की बात करूं, हाँ वसीम जूनियर की बात करूं, फकर की बात करूं, देखिए फकर एक वाइड प्लेयर है आपके पास, उसने कल खेला, इम्पैक्ट डाल दिया, उसकी क्रिकेट की क्वालिटी से आप फायदा लें। फिर आपने बहुत प्यारी बात की, वो आपकी खुद एक गरीब ना, 30 साल पुराने हम पीछे चले जाए भाई, हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करी माजरत के साथ, हम किसी शेप में नहीं थे, 4 साल। अच्छा साहिब एक बात बताएं, साहिब भाई अभी मैं एन से भी पूछता हूं इस चीज को, 92 के वर्ल्ड कप की हम बार-बार बात करते हैं, बल्कि पहले मैं एन से पूछता हूं फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, क्विकली मुझे बताइएगा, ब्रेक पे जाना है। 92 के वर्ल्ड कप की हम बार-बार बात करते हैं, इमरान खान इंजेक्शन लगा के खेलते रहे, मियादाद की कमर में तकलीफ थी, मियादाद कमर का ट्रीटमेंट करा के खेलते रहे, फखर ने कह दिया मैं खेल सकता था, मुझे खिलाया नहीं गया। जी, ये जो उन्होंने बात की है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, ये एक जो डाउट्स जिन लोगों के दिलों में थे और जिन लोगों को नहीं पता था, उनके दिल में डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं कि वो जो हमें बताया गया था कि उनको इंजरी है, वो इंजरी कैरी कर रहे हैं, तो ही सेट के नहीं भी मैं तो उसमें भी खेल लेता। इसका मतलब है कि जो इंजमाम उल हक साहब पे वो बातें हो रही थी कि पर्ची है और वो इमाम को खिलाया जाए, वो सही है। यानी कि आप कह रहे हो आपने सेमीफाइनल में जाने, हम और आप सेमीफाइनल में जाने की बात कर रहे हैं ना, कि किस तरह से जाएंगे आप सेमीफाइनल में जाने की बात कर रहे हैं उस टीम के साथ कि जिसको एजेंट चला रहे हैं, उस टीम के साथ कि जिसका चीफ सिलेक्टर अपने नेफ्यू को वहां पे सेट कर रहा है, उस टीम के साथ कि जिसके अंदर सारी दोस्ती यारी चल रही है, जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी उस तरह की है कि उसके अंदर भी आपके अपने ही हैं, सही लोगों को आप आने नहीं को दे रहे हो। तो इसका तो जो टीमें यहाँ पे जो वाकई जहाँ जो सचिन जैसे लोग खिला रही हैं या जो गिल जैसे लोग खिला रही हैं या फिर हम जैसे देखते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका को, उन लोगों को आगे आना चाहिए या हमें आगे आना चाहिए। सो जब तक आप इस तरह के फैसले करते रहेंगे तो आप दूसरों के कंधों पे, दूसरों की गोद में बैठ के तो पहुंच जाएंगे और उसका फायदा कोई नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप इसमें साहिब भाई? अभी मैंने आपको तफसील बता दी, मियादाद अंडर 92 के वर्ल्ड कप में अनफिट थे, कमर का दर्द का उनका पता नहीं था, आमिर सुहेल को उनका बैकअप के तौर पर ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, इमरान खान का अपने शोल्डर की इंजरी थी, उसके बावजूद वो मुसलसल दोनों खेलते रहे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। यहां पे फखर जो है वो कह रहे हैं कि मैं खेल सकता था, और जिस तरह बयान कह रही है हम सब मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर इस बात को रो रहा है कि पाकिस्तान, और दुआ कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेल जाए, और फखर को खिलाया नहीं गया। देखिए फखर के साथ तो ज्यादती की ना, जावेद सर, ग्रेट जावेद की बात की, कमर खराब थी, पूरे वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप में जिस मुश्किलात के दौर में 92 में खेला और सबसे ज्यादा रन बनाया और अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके खेले, और यही जिम्मेदारी की हमें जरूरत थी उस तरह की। आज के दौर में भाई फखर के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं उसको जिम्मेदारी का एहसास हो, और फखर के साथ लैकिंग डिस्टैकिंग हुई। फिर आप देखें अबरार एक ऐसा मैं ब्रेक लेता हूं, जब वापस आता हूं मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनुज़ेरा से हम डिस्कस कर रहे थे। साजिद भाई ये बताइए, जो वर्ल्ड कप है, या ठीक है एक वर्ल्ड कप तो वहाँ खेला जा रहा है इंडिया के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, दूसरा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज, कभी एजेंट का मसला, कभी इंजमाम का मसला, कभी कोई मसले, कभी कह दिया जाता है राशिद लतीफ झूठ बोल रहे हैं, कभी कोई मसले सामने आ रहे हैं। ये एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है कि आप ये बात सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई प्लेयर, मेरे तो ये रुआ मेरा इस वक्त कांप रहा है, मेरा रुआ कांप रहा है, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी बात करने के लिए जा रहा हूं, मैं सोच नहीं सकता इस तरह कि जो मैं बात करने जा रहा हूं, और मैं इस पर क्या कहूं, मेरा अल्फाज मेरा शायद साथ ना दे जज्बात का, कि राशिद लतीफ को कह दिया जनाब पीजे मीर साहब ने कि उन्होंने मियादाद के चेहरे पे थप्पड़ मारा। ये क्या चल रहा है सब कुछ? ये
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राशिद लतीफ को पर्सनली जानता हूँ, जावेद भाई के सर जावेद बेदार की बड़ी रिस्पेक्ट है। जो साथ मेरे मीर साहब वो खान में हवा में शोहरत लेना चाह रहे हैं। राशिद लतीफ खानदानी बंदा है और सच्चा पाकिस्तानी है और जावेद भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और 93 की बात की जा रही है, वेस्ट इंडीज गई थी तो वर्ल्ड की बेस्ट कीपिंग की थी राशिद लतीफ ने, 5 ओडिया में वर्ल्ड क्लास कीपिंग की। और जहां तक रिस्पेक्ट की बात है, जावेद मियां साहब की बहुत रिस्पेक्ट है और छोटे भाई भी होता ना, इन्होंने क्रिकेट सिखाई है, क्रिकेट खिलाई। कोई भी क्रिकेटर ये बात कहने से पहले सोचे, ग्रेटेस्ट जावेद मियां साहब पाकिस्तान की क्रिकेट में उससे सा बैट्समैन, उससे सा इंसान नहीं आ सकता। और राशिद लतीफ तो सच्चा पाकिस्तानी है और ये बात तो उनको सोचनी चाहिए थी, मगर वही किसी ना किसी तरह राशिद लतीफ को गंदा करना चाह रहा है। मगर अल्लाह जिसको इज्जत दे, आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? कभी चेयरमैन कह देता है राशिद लतीफ झूठ बोल रहे हैं, कभी पीजे मीर कह देते हैं राशिद लतीफ ने थप्पड़ मारा। मतलब आप देखें तो किसके लिए कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? मतलब मैं तो, लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते थे तो लोग मुंह खोल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे लगता है पीजे मीर ने यही किया है। देखिए मीर जो भी कह रहे हैं ना, मीर को सोचना चाहिए। जिनके साथ दो प्लेयर बैठे हुए थे, मुझे तो मुश्ताक पे हैरत हो रही है, मुझे तो शाहिद आफरीदी पे हैरत हो रही है। वो राशिद को जानते हैं और मुश्ताक को वो पार्ट था वहां पर वेस्ट इंडीज में टीम गई भी थी, तो इस सबको पता था। और राशिद लतीफ की और मुश्ताक की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो राशिद को मुश्ताक को नहीं पता। इस तरह की सोचना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं जानता हूँ राशिद को, पर्सनली जानता हूँ। मैं नाजाबाद से मरीज जाता था, राशिद मेरा छोटा भाइयों की तरह है। वो खानदानी आदमी है, गरीब परवराद है, उसको अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं क्रिकेट का। वो इस तरह की और बहुत ही ठीक है वो क्रिकेट में। ठीक है साहिब, अगर मैं एन से मिल लूँ, एन अभी साहिब ने बड़ी अच्छी बात की कि राशिद भाई को अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं। मुझे पर्सनली कितने लड़के मैं जानता हूं जिनको राशिद भाई खुद सपोर्ट करते हैं डिपार्टमेंट बंद होने के बाद से। ये जो पीजे मीर ने कहा है, इतने बड़े प्लेयर पे इतने बड़े प्लेयर को किस तरह हाथ उठा सकता है, जबकि राशिद भाई ने आज एक ट्वीट पे एक बड़ा लंबा चौड़ा पैगाम भी लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो डिफेमेशन का नोटिस भी दे रहे हैं पीजे मीर को। देखें, जो राशिद लतीफ़ साहब हैं, हमेशा से आपने खुद भी कहा और वैसे वो जितना मैंने उनको नोट किया है, वो बड़े प्रो प्लेयर्स रहे हैं। हमेशा प्लेयर्स का साथ वो देते हैं। आप देखें बाबर के हक में भी वो बात करते हैं, चाहे रिजवान का हो, उनके हक में बात करते हैं। मतलब प्लेयर्स की वो साइड वो लेते हैं। खासतौर वकालत ना करें, पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का वो साथ वो देते हैं। सो ऐसे बंदे को आप ऐसे कह रहे हैं। असल में मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ना जिसका जो दिल चाहता है वो मुंह उठा के कह देता है। चाहे यहाँ पे कोई बड़ा आपका लेजेंड है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आप देखिए राशिद लतीफ कितना बड़ा नाम है इंडिया में। आप ये बात इमेजिन कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर को कोई ऐसे कह दे, या गवास्कर को कोई इस तरह कह दे, कपिल देव को कोई इस तरह कह दे, वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई भी मुंह उठा के किसी को भी कुछ भी कह देता है। इस चीज से ना आपको लर्न करना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। साहिब, अब आप आखिरी मेरे पास मिनट है, ये बताएं कि अब आपको लगता है इस तरह के प्लेयर्स को एक आवाज उठानी चाहिए, इस तरह के जो भी कोई उठ के जो बयान दे देता है, कि ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के बयान सामने ना आए? देखिए अली सलमान पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, साबिक कप्तान, और वो कोई आम बंदा नहीं है और हक और सच बोलता है। क्रिकेट की बड़ी सेंस है और अभी जुड़ जाने चाहिए। सारे प्लेयरों को एक आवाज होना चाहिए और उस जिस बंदे ने मीर ने बोला ना, उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। ये मीर आखिरी मुझे 10 सेकंड में बता दें, आखिरी 10 सेकंड में बता दें, क्या मियादाद को आगे आगे नहीं कहनी चाहिए बात कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, या ऐसा हुआ है तो फिर अवाम को बताएं? 200% जावेद मियां साहब को पहली फुर्सत में आके कहना चाहिए। जावेद मियां साहब कोई वो आम इंसान नहीं है। 6 वर्ल्ड कप खेले, 28 साल 25 साल इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेली, 124 टेस्ट मैच खेले। दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के बाद अनकरीब जावेद मियां साहब हो सकता है फेसबुक पे आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसी कोई बात नहीं है। जावेद मियां साहब को आना चाहिए और बोलना चाहिए। ये मेरे छोटे भाइयों की तरह है और ये चीज कोई आम चीज नहीं हुई है और कभी भी ये चीज कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच साजिद भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। एनु जरा आप भी हमारे साथ मौजूद थी और आखिर में इसको इसी नोट पे मैं वाइंड अप करूंगा। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का और राशिद लतीफ को लोग जो जानते हैं, बल्कि मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि जब राशिद लतीफ मॉडल कॉलोनी में रहते थे, उनके गेट से जैसे आप घुसते थे तो एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई होती थी उनके गेट के बिल्कुल सामने, इसमें राशिद लतीफ और मियादाद साथ साथ खड़े होते थे। तो ये स्टैंडर्ड है उनकी इज्जत का राशिद लतीफ के दिल में। और जो इल्जाम लगाया पीजे मीर ने, ये कहते हैं या तो उसका वो सबूत दें या फिर जो है वो इस हवाले से वो यकीनी तौर पे माफी भी मांगेंगे, क्योंकि राशिद लतीफ सख्त एक्शन इस हवाले से लेने का फैसला कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।